नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 10 का है दोस्तों सोशल साइंस। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, और आपके बोर्ड परीक्षा में यह बहुत ही सहायता पहुँचाएगा दोस्तों, इसलिए यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 है दोस्तों इतिहास। इस बार एग्ज़ाम में इतिहास से आपका 23 अंक का प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लव मानक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों ए वॉल्टेयर, बी दिदरो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी रूसो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी मॉन्टेस्क्यू। ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। अब है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जालियांवाला बाग की घटना कब हुई। ऑप्शन ए है दोस्तों 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, और सी है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, और डी है दोस्तों 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। अब है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट, बी है लुई 16वां, और सी है दोस्तों लुई 14वां, और डी है जॉर्ज 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नेपोलियन बोनापार्ट। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। ऑप्शन ए है दोस्तों 17 मार्च 1928 ईस्वी, बी है 12 मई 1930, सी 12 मार्च 1930, और डी है दोस्तों 12 मार्च 1935। तो इसका सही आंसर है सी 12 मार्च 1930 ईस्वी। अब है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है दोस्तों ए 1995 ईस्वी, बी 1997 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी, डी 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1995 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका सही होगा 1995 ईस्वी। अब छठा क्वेश्चन है दोस्तों हेनरी फोर्ड कौन था। ऑप्शन ए है दोस्तों कार निर्माता, बी है मोटरसाइकिल निर्माता, और सी है दोस्तों कंप्यूटर निर्माता, डी है मोबाइल निर्माता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए कार निर्माता। हेनरी फोर्ड कार निर्माता था। अब है दोस्तों कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार डॉट ने किया। ऑप्शन है दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट और जेम्स हारग्रीव्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेम्स हारग्रीव्स। अब दोस्तों 8वां असहयोग आंदोलन डॉट डॉट प्रारंभ किया। ऑप्शन है दोस्तों गांधी जी ने और नेहरू जी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब है 9वां क्वेश्चन दोस्तों काउंट कैमुलो दे काबूर कौन था। उत्तर है दोस्तों काउंट कैमुलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। अब है 10वां क्वेश्चन दोस्तों चौरी चौरा कांड क्या है। उत्तर है दोस्तों यह एक स्थान है जहां 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध सभा हो रही थी। छेड़खानी की कोई बात न होने पर भी पुलिस ने गोली चला दी। गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब है दोस्तों 11 क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुदों को नियुक्त किया था।
व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों को भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमशता कहा जाता था। गुमशतों के अनेक प्रकार के काम सौंपे गए। क है दोस्तों, वह बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वह किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। और ख है दोस्तों, वे बुनकर से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। और ग है दोस्तों, वे बने हुए सामान विशेष का बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ विशेष का हो गया है विशेष कर, यहाँ विशेष कर होगा। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। तो उदाहरण 1 है दोस्तों, यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, हल्की वाहनों, बड़े आकार के जलपातों द्वारा अब खाद्य पदार्थों का दूर दूर बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुँचे जाना आसान हो गया। और दूसरा है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर के तकनीकी युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाले चीज़, मांस, फल आदि को भी लंबे यात्रियों में ले जाया जा सकता था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित है। तो क है दोस्तों, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया। और ख है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और ग है दोस्तों, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दास्तव और जारीदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई गई। और घ है दोस्तों, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। और अंगा है दोस्तों, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और च है, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। और छ है दोस्तों, मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। और ज है, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी की आवागमन में सहूलियत दी गई। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करें। तो क है दोस्तों, औपनिवेशिक काल में सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नई औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। और ख है दोस्तों, इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। अब ग है दोस्तों, 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त किए कर लिए। और घ है दोस्तों, बहुत सारे पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों बम्बई व कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। अब है दोस्तों, 13 क्वेश्चन दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। इटली कहाँ है दोस्तों, विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। तो यहाँ दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ इटली है। और इसके बाद है दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका है, ये देखिए अफ्रीका ए है, ये अफ्रीका है दोस्तों। अब है इकाई 2 दोस्तों, भूगोल। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी एल्युमिनियम, डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी इलेक्ट्रॉनिक। अब है दोस्तों 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दूरदर्श स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों मुंबई तथा नागपुर, बी है सिल्वर तथा पोरबंदर, और सी है दोस्तों मुंबई और कोलकाता, और डी है दोस्तों नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका सही सिलीगुड़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी सिल्वर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर।
अब है 16 क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए है दोस्तों चावल, बी मोटे अनाज, सी चना, डी कपास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी चना। अब सी है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य, बी मानवकृत और सी अजैव, डी चक्रीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए पुनः पूर्ति योग्य। अब है दोस्तों 18 क्वेश्चन, अनवीकरणीय योग संसाधन किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दें। तो उत्तर है दोस्तों वैसे संसाधन जो उपयोग के बाद खत्म हो जाता है और इन संसाधनों का विकास लंबे समय में होता है। इनमें कुछ संसाधन चक्रीय है जैसे धातु। इसका उदाहरण दोस्तों खनिज और जीवाश्म ईंधन। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का 150 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 93% भाग का ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। ब्यूटन निम्नांकित है। तो क्या है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। यदि इसमें प्रति भूमि को भी शामिल कर लिया जाए तो यह बढ़कर लगभग 54% हो जाएगा। और खा है दोस्तों वनों के अंतर्गत भूमि का हिस्सा लगभग 22% है, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक 33% से काफ़ी कम है। अब गा है दोस्तों हमारे देश में 4% चारागाह भूमि है। यद्यपि भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, अतः पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि भी कम है। अब है घ दोस्तों लगभग 6.2% भूमि बंजर भूमि है, जो कृषि के लिए अयोग्य है। और अंग है दोस्तों इसके अतिरिक्त शेष भूमि गैर कृषि कार्य जैसे बस्तियां, नगर, नदी, तालाब, सड़कें, रेल मार्ग, मंदिर, मस्जिद इत्यादि के अंतर्गत उपयोग में आती है। वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने के निम्न कारण है। कहा है दोस्तों भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अतिरिक्त जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। और खा है दोस्तों वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है तथा अपेक्षाकृत नए पेड़ कम लगाए गए हैं। और ग है दोस्तों उद्योगों का विस्तार, खनन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण वनों का ह्रास हुआ है। और घ है दोस्तों नगरों, बस्तियों, सड़कों एवं रेल मार्ग के बस्तरी विस्तार के कारण भी वन क्षेत्र के विस्तार में कमी आई है। अब है 20वां क्वेश्चन दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर। तो इसका अंतर है दोस्तों परंपरागत संसाधन में पहला अंतर है यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला ऊर्जा है जिनकी मात्रा सीमित है। और गैर परंपरागत में है दोस्तों यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला है किंतु उनका आज के संदर्भ में महत्व बढ़ा है। दूसरा है दोस्तों ये समाप्त होने वाले संसाधन है। और तीसरा है दोस्तों ये कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। और तीसरा है दोस्तों यह एक सुविधाजनक और बहुप्रचलित रूप है। और तीसरा अंतर है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध है लेकिन इनका उपयोग व्यापक एवं बड़े पैमाने पर नहीं होता है। चौथा अंतर है दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति आदि परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। और इसमें है दोस्तों सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े को गोबर से तैयार ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंकों का 200 से 250 शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या कारण होगा? इसका उत्तर है दोस्तों जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है, अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है कि जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रही है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है जिसके समाधान जल स्रोतों के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। कहा है दोस्तों अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण, खा है दोस्तों भूमिगत जल में वृद्धि करना, और ग है दोस्तों नदी जल ग्रिड बनाना, और घ है दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण करना, और अंग है जल संभरण तकनीकी को अपनाना। अब इसका अथवा में है दोस्तों गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उत्तर है दोस्तों गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क तापमान। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है
इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। और ख है दोस्तों वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ग है दोस्तों मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है। और ग है दोस्तों गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। अब 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए, निम्नांकित को दर्शाइए। तो पहला है दोस्तों रबड़ उत्पादक क्षेत्र और दूसरा है मुंबई हाई। तो आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों मुंबई हाई और रबड़ उत्पादक क्षेत्र। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों का नाम लिखना है। ये है सूती वस्त्र उद्योग और बी है लोहा और इस्पात संयंत्र। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का स्थान का नाम है दोस्तों अहमदाबाद और बी है दोस्तों लोहा और इस्पात संयंत्र। तो इसका नाम है दोस्तों राउरकेला। अब है इकाई 3 दोस्तों नागरिक शास्त्र। तो सही विकल्प का चयन करें। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न 7 आकार बनाया गया संघ का उदाहरण है। ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी भारत, सी स्पेन, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों 1, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 4। अब है दोस्तों 26 क्वेश्चन, लोकतंत्र की चुनौतियां है। ए भ्रष्ट नेतागण, बी अशिक्षित नागरिक, सी सांप्रदायिकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी इनमें सभी। अब है दोस्तों 27 क्वेश्चन, भारत में दलीय प्रणाली है। ए एक दलीय प्रणाली, बी द्विदलीय प्रणाली, सी बहुदलीय प्रणाली, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी बहुदलीय प्रणाली। अब है 28 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है दोस्तों 1925 ईस्वी, बी 1927 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 1925 ईस्वी। अब है दोस्तों कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो 29 क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में बहुसंख्यक डॉट डॉट है। ऑप्शन है दोस्तों सिंहली तमिल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंहली, सिंहली इसका आंसर होगा दोस्तों। अब है 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजनीतिक दल। इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल। अब है दोस्तों 31वां, 22 भाषाओं की भारतीय संविधान की डॉट डॉट अनुसूची में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8वीं। अब है दोस्तों 32 क्वेश्चन, भारत में राज्यों की विधानसभाओं के महिलाओं का प्रतिनिधित्व डॉट डॉट है। ऑप्शन है दोस्तों 5% से कम और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 5% से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5% से कम। अब है दोस्तों 33 क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। उत्तर है दोस्तों जब देश की सत्ता देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदारी बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब 34 है दोस्तों, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है दोस्तों नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को सूचना का अधिकार कहते हैं। अब 35 है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। तो उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। कहा है दोस्तों लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर एक विकल्प मिलना चाहिए। ये अवसर तभी विकल्प सभी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
और खैर सरकार का संगठन ऐसा होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों तथा नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करे। और गाय दोस्तों लोकतंत्र अधिकार सीट वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तथा सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। और गाय दोस्तों असंख्यक समूहों के हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। अब इसका अथवा में है दोस्तों 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर को बताएं। तो उत्तर है दोस्तों 1922 के 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें मुख्य निम्नांकित है। क है दोस्तों 1922 से पहले स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित नहीं होते थे, परंतु 1922 का संविधान संशोधन के पश्चात चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बन गई। और खैर दोस्तों 1922 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 के सुधारों के बाद इन जातियों के लिए सीटों की आरक्षित कर दिया गया। और ग है दोस्तों पहला यहाँ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, अब 1/3 की संख्या से आरक्षित कर दिया गया है। और घ दोस्तों पहले यहाँ राज्य के पंचायतों और नागरिक पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए कोई संस्था नहीं थी, अब राज्य चुनाव आयोग गठित किया गया है ताकि वह इन स्थानीय संस्थानों का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सके। अब 36 है दोस्तों राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो उत्तर है जो राजनीतिक दलों के सामने निम्न चुनौतियां हैं। क्या है दोस्तों आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दलों की संपूर्ण शक्ति इसके शीर्षस्थ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है ताकि पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं। उनसे असहमति रखने वाले व्यक्तियों के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता। सिद्धांतों के स्थानों पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ख है दोस्तों वंशवाद की चुनौती। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के आसार खत्म हो जाते हैं। दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। ग है दोस्तों पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल के प्रयोग से नहीं हिचकते। इस पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चल जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत बड़ी चुनौती है। ख है दोस्तों जाति एवं संप्रदाय की बाध्यता। कई दलों किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रमुख प्रभुत्व होता है। अपने सिद्धांत को व्यापक जनाधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाह कर भी असमर्थ होते हैं। अब इकाई 4 है दोस्तों अर्थशास्त्र। सही विकल्प का चयन करें। 37 क्वेश्चन है दोस्तों विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ए नए कारखानों की स्थापना, बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और सी है दोस्तों स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अब है 38 दोस्तों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। ए रोजगार की शर्तें, बी आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, सी उद्यमों की स्वामित्व और डी उद्यम में नियोजित श्रमिक की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी उद्यमों की स्वामित्व। अब 39 है दोस्तों किसी विशेष वर्ष में उत्पादित ... के मूल्यों के योगफल के जीडीपी कहते हैं। ए है दोस्तों सभी वस्तुओं और सेवाओं, बी सभी वस्तुओं और अंतिम सेवाओं और सी है दोस्तों सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं और डी है दोस्तों सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम सेवाओं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं।
अब 40 है दोस्तों, वैश्वीकरण के विगत के दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। ये देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, बी देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, और सी है दोस्तों देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। अब 41 क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट डॉट क्षेत्र में गतिविधियां हैं। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी सूचना औद्योगिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए प्राथमिक। अब 42 क्वेश्चन है दोस्तों, 42 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ए सभी लोगों को, बी विकसित देशों के श्रमिकों को, सी विकासशील देशों के श्रमिकों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी विकसित देशों के श्रमिकों को। अब है दोस्तों रिक्त स्थानों को भरें। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट डॉट क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित असंगठित। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संगठित। अब है दोस्तों 44 क्वेश्चन, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदारीकरण। अब है 45 क्वेश्चन दोस्तों, डॉट डॉट क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीयक, कृषि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। अब है दोस्तों 47 क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। उत्तर है दोस्तों ऐसे गतिविधियां जहां प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग मिलाया जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या करें कैसे। उत्तर है दोस्तों आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता निम्नलिखित दो उदाहरण से है। कहा है दोस्तों रोजगार पद्धति का विश्लेषण, आर्थिक गतिविधियों के विभाजन के आधार पर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, किस क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक है तथा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी कितनी मात्रा में है। इस विश्लेषण के आधार पर सरकार रोजगार नीति का निर्धारण करती है। अब तो जीडीपी के गणना, आर्थिक गतिविधियों के विभाजन के आधार पर जीडीपी की अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की गणना आसानी से की जा सकती है। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान कितना है। अब इसका अथवा में है दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसका उत्तर है दोस्तों कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य कारण निम्न है। पहला है दोस्तों कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है दोस्तों कुछ लोगों अपनी नौकरी के विशेष में बैंकों के ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कुछ लोग कर्जे के बदले भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणदार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और चौथा है दोस्तों कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते जो कर्ज न देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सकते हैं।